गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस। ऑपोजिशन इत्तेहाद कल से इस्लामाबाद में 2 रोज़ा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रहा था। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुनक़दा इस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सियासी जमातों को शिरकत की दावत भी दे दी गई है। कॉन्फ्रेंस के एजेंडा में मुल्क की मुआशी सूरत हाल, पैक्का कानून, बलोचिस्तान की सूरत हाल, अदलिया की खुद मुख्तारी की बहाली समेत दीगर कौमी अमूर शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस का मकसद अपोजिशन का मुतफ़िक़ा लाहे अमल तश्कील देकर अवाम और रियासत के माबैन इत्तेमाद को बहाल करना है। इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से पहले ही एक ड्रामेटिक किस्म की सिचुएशन हो गई। आज अपोजिशन ने इल्ज़ाम ये आयद किया है कि हुकूमत होटल इंतज़ामिया पर दबाव डालकर कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की राह में रुकावट डाल रही है। अपोजिशन रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हुकूमत ऊंचे हथकंडों पर उतर आई है। क्या मुल्क को शुमाली कोरिया बनाना है जहां अपोजिशन का वजूद ही ना हो? पीडीएम की कौन सी कॉन्फ्रेंस बानी पीटीआई के दौर में रोकी गई? हुकूमत ने होटल इंतजामिया को धमकी दी है कि अगर अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए जगह दे दी गई तो होटल को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। मीडिया से भी गुफ्तगू की मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने, उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन के रहनुमाओं को नाअहल किया जा रहा है। लेट्स वॉच है। तमाम सियासी जमातों ने महमूद खान अचकज़ई साहब की सरबराही में बैठकर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से यहाँ पर एक मुत्तफ़िक़ा लाए अमल बनाना था। इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि मौजूदा हुकूमत ने फिस्ताई हिफकंडे इस्तेमाल करते हुए आज इस होटल की इंतजामिया के ऊपर बेपनाह प्रेशर डाला। वो बुकिंग कैंसिल कर दी गई कि आज जो जमातें हुकूमत में है, कल को जब ये पीडीएम का हिस्सा थी, जब ये खुद ऑपोजिशन में थी, मैं उस वक्त इनके साथ था। हमने इस्लामाबाद के कितने होटलों में, कितने बैंक्वेट हॉल्स में कुल जमाती कॉन्फ्रेंसिस की पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। किसी एक जगह पर हमें नहीं रोका गया। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, हमारा आईनी हक कि हम किसी भी जगह इकट्ठे होकर इस मुल्क के मसाइल को डिस्कस कर सकते हैं, उनके ऊपर अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन इस हुकूमत को, इस हाइब्रिड निजाम को वो काबिल कबूल नहीं। जो अपोजिशन के मेंबरान कौमी असेंबली में बैठे हैं, उनको धड़ाधड़ इलेक्शन कमीशन नाअहल कर रहा है और इस मुल्क के अंदर से अपोजिशन का वजूद खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ 5 अगस्त की तहरीक के लिए आवाम को भी कोशिश करी है कि शामिल किया जाए। इस हवाले से सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर ने कहा है कि हम रियासत को अपनी सपोर्ट दिखाना चाहते हैं। 5 अगस्त के बाद भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। लेट्स वॉच दैट। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने पाकपतन में वकला से खिताब किया। 5 अगस्त के हवाले से एक कन्फ्यूजन नजर आई थी, उन्होंने इसको एड्रेस किया है और बताया है कि 5 अगस्त को क्या करने जा रही है पीटीआई। जरा देखिए। पूरे सूबे में इंशाअल्लाह ये इस तकरीब की गूंज फैली, पूरे सूबे में हिम्मत हो, खौफ के बुत फूटे, हमारे सब दोस्त बाहर निकलेंगे इज्जत के लिए, तकरीब के लिए, इंसानियत के लिए, इंसाफ के लिए। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज मुझे ये मौका दिया। हम इंशाअल्लाह इकट्ठे रहेंगे, जेल जाना हुआ तो हम इकट्ठे जाएंगे, हम इकट्ठे चलेंगे, मैं आपके साथ। क्वेश्चन यही है कि बानी तहरीक इंसाफ के बच्चे इस एहतजाज में शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अलीमा खान ने फिर एक स्टेटमेंट दी है, वो भी देखिए। कल से एक खबर जो है बड़ी गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया है। इमरान खान को ये सवाल पूछा कि वो ये एहतजाज लीड करेंगे और वो फिर अंदर से एक खबर ये सच्ची है, उन्होंने आगे से जवाब दिया कि बाप ही काफी है लीड करने के लिए, तो इसलिए बच्चे बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। क्यों रोकेंगे? ये उनके पास नाइकॉप है, बच्चों को कोई मसला नहीं है इन चीजों के ऊपर। ये जो लोग यहाँ बैठे हैं वो चाहते हैं वो आए ना, क्योंकि अगर वो आते हैं, अगर ये उनको कुछ कहते हैं तो वो तो इतना बड़ा इंटरनेशनल इंसिडेंट बन जाएगा। तो इनकी अगर ये नहीं आने देते, फंस गए ना बेचारे, खौफजदा है। हालत ये होगी अब ये बच्चों से खौफजदा है। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब उस्मा बुखारी ने बानी पीटीआई के बच्चों के पाकिस्तान न आने की इतला दी है, लेकिन अभी तक कोई बात क्लियर नहीं नजर आ रही है। सो आई स्टार्ट विद यू पंचौता साहब, ये लग रहा है कि जो आपकी तहरीक है उस तरह ही पीक पे चली जाएगी 5 अगस्त पे जो प्लान था। हुकूमत तो आपको ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी नहीं बुलाने दे रही। बहुत शुक्रिया फरिया, आपने मौका दिया। देखिए, हुकूमत तो बिल्कुल ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है सिर्फ इस दफ़े नहीं, इससे पहले भी इसी तरह जब हम कोई कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं या कोई भी हमारी तरफ से कोई एहतजाज, कोई प्रोटेस्ट या कोई एक मीटिंग भी होती है, घर के अंदर भी होती है, तो फ़ौरन वहाँ पर जाकर छापे मारे जाते हैं, लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है। मेरे हल्के के अंदर बात के होटल की मैनेजमेंट कह रही है कि हमें कहा है कि बिल्कुल होटल की मैनेजमेंट कह रही है और बिल्कुल जिन्होंने कहा कि हमें थ्रेट दिया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है कि आप इनकी तकरीब जो है उसको कैंसिल कीजिए
वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, होटल बंद कर लीजिएगा। डेफिनेटली जब एक बंदे का कारोबार है उसको धमकी दी जाए और फिर पता भी है कि एक साबिक वज़ीर आज़म को उठा के जेल में झूठे मुकदमात में डाल दिया है, तो वो लोग फिर डर जाते हैं कि यहाँ इंसाफ तो है नहीं। कि हमें पता ऐसे होता रहता है, तो आपको ऐसा प्लान बनाते कि अपनी कोई जगह होती वहाँ पे आप ये करते नहीं, देखें बात ये है ना कि अपनी जगहों के ऊपर भी हम प्लान पहले भी रख चुके हैं, और अगर हम कोई ऐसी जगह जहाँ पर जलसे के लिए 5 तारीख को हमने लाहौर जलसे के लिए इजाज़त की दरख्वास्त दी हुई है, तो आप इनसे पूछ लीजिए कि क्या हमें इजाज़त मिलेगी, नहीं मिलेगी। पहले भी हम दरख्वास्तें देते हैं, पहले भी हम कोशिश करते हैं, लेकिन उस जगह के ऊपर पुलिस पहुंच जाती है, या उससे पहले जो कार्रवाइयाँ 5 की कॉल हुई है, तो हर जगह पर यही सूरत है। अब आज हमारा पाकपतन के अंदर जो अभी आपने चलाई है वीडियो, सलमान अकरम राय साहब खिताब करें, वहाँ पर इंतज़ार हुसैन पंजोथा चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं ILF के, वो गए, साथ सलमान अकरम राय साहब थे, वो गए, बिलाल बोदला साहब हैं जिन्होंने ये सारा वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया, और बड़ा ज़बरदस्त हमारा रहा। लेकिन उस दरमियान ही जब ये कन्वेंशन हो रहा था, बातचीत हो रही थी, अब जब जनरेटर उठाया तो वो बगैर जनरेटर के उन्होंने तकरीरें जारी रखी, साथ दूसरे जनरेटर का इंतज़ाम किया। ये नहीं, इनको गवारा ही नहीं है कि कोई कानून की बात करे, कोई जमहूरियत की बात करे, क्योंकि जब आप वोट लूट के आए होते हैं, असम्बली के अंदर बैठे होते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको वो चीज़ सूट नहीं कर रही होती कि ये बात करेंगे हमारी कुर्सी जाएगी, तो इससे बेहतर है कि इनको दबाया जाए, इस आवाज़ को दबाया जाए। तो ये सारी टैक्टिक्स जारी है। हमारा 5 पर पूरा फोकस है, हमारी एक्टिविटी सिर्फ पंजाब के अंदर ही नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर जारी हैं, और इंशाअल्लाह ताला 5 का दिन जो है वो ये नहीं है कि वो फाइनल है, उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं होगी। ये एक तसलसल है एहतजाज का, तहरीक का जो जारी है, और 5 जो है वो पीक होगा, उसके बाद ये सिलसिला जारी रहेगा। जी राइट। शहरज़ा साहिबा, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? आपने मुस्तफ़ा नवाज़ को आप अच्छी तरीके से जानती हैं, वो पहले पीपल्स पार्टी में ही थे। वो कह रही है मैं खुद शामिल रहा हूँ, उन एहतजाज का हिस्सा रहा हूँ जो कि PTI के ख़िलाफ़ होते थे, और हमें कभी किसी ने नहीं रोका था। अगर पाकिस्तान की आप पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो सबसे ज़्यादा एहतजाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है, और क़ानून और आइन के दायरे में रह के जो भी एहतजाज है वो राइट है, हर शख्स का भी, पॉलिटिकल पार्टी का भी। और मैं ये समझती हूँ कि ये कोई गलत बात नहीं है। और ये वाली बात तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई आपकी, जो आपने कहा कोई आप अपनी जगह देख लेते। हर शहरी का हक़ है, उसका पूरा मुल्क है, वो कहीं भी आइन और क़ानून के दायरे में रह कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकता है। और आप कह रही हैं कि हुकूमत को, अगर हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है तो गलत है। मैं समझती हूँ कि जमहूरी हक़ को जमहूरी तरीक़े से अदा करने देना चाहिए। अब मेरे पास मुख्तलिफ़ चैनल्स को हम जब सुनते हैं तो उसमें 6 मकामात बड़े हसास बताए गए हैं, जिसमें से 3 ही मुझे याद रह गए, पिंडी, लाहौर और पेशावर, और 2-3 और थे, कि 9 मई या 26 नवंबर जैसे वाक़यात हो सकते हैं। तो जब होगा तो देखा जाए। अभी तो जो अगर कोई अपना प्लान कर रहा है एहतजाज का, जलसे का, जुलूस का, तो उस कॉन्फ्रेंस है ऑपोजिशन की, इसमें क्या उस पे पहले ही से करना मैं नहीं समझती कि ये सही तरीका है। सो आप ऑब्जेक्ट करेंगी गवर्नमेंट को? मैं करेंगी, राइट, करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, मैं कर रही हूँ, और ये तरीका नहीं है। राइट। तो भट्ट साहब, आपकी क्या राय है? कभी भी जब पिछली कॉन्फ्रेंस में भी ऐसे ही हुआ था, दोबारा ऐसे ही हो रहा है। ये तो एक अलायंस की कॉन्फ्रेंस थी या APC थी, उससे क्या मसला है गवर्नमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है ये इल्ज़ामात 2 साल से ऐसे ही लग रहे हैं, तो कोई हुकूमत नहीं रोकती। अगर आप जमहूरी तरीके, जैसे शहरज़ा साहब ने फरमाया कि आप जमहूरी तरीके से कोई भी एहतजाज करें, कोई नहीं उसको रोकता। एक सबसे पहले बात है कि PK में किसकी हुकूमत है? कहाँ पे? PTI की है ना। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें आप? जी बिल्कुल जी। खैबर, तो अगर मैं एक बात करूं, अगर ये ऑल पार्टी कानून बना तो वहां बुला लेते कम से कम, कि ये तो ना कहते कि हुकूमत ने रोका है, अपनी हुकूमत करें वहां। इनके लिए अब कोई नहीं आता। ये हैसियत करने, ओछियत करने इस्तेमाल करके ये बताना चाहते हैं जी हम तो बड़े मुखलिस हैं अपने लीडर को बाहर निकालने के लिए, लेकिन हुकूमत कुछ नहीं करने देती। हुकूमत आपको कुछ नहीं कहती, हुकूमत आपको जगह भी देती है, आप वहाँ जाते नहीं हैं, आप गैर जमहूरी तरीका इख्तियार करते हैं। आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, चेक कर ले 2 साल जितने भी एहतजाज किए। कोई एक मुझे एहतजाज बताएं जिसमें कभी कोई पुलिस वाला जख्मी है, रेंजर शहीद हो गया है, किसी के हाथ में गन है, कोई गैर मुल्की पकड़ा गया है,
कभी 26 नवंबर हो गया, आपने उस जगह आप चले गए, बट साहब आप फिर इस प्रोग्राम के तहत फिर आप चले गए, कह दें मैनेजमेंट को कि आप होने दें एपीसी, हमला कर दिया, ये फिर चले गए। सो बट साहब आप इंश्योर करा दें कि हो जाए एपीसी। आप कह दें, अभी कह दें कि गलत फहमी है, किसी ने नहीं रोका। नहीं रोका, मैं अभी कह रहा हूँ, जो ये कह रहे हैं जिस होटल वाले को वो सामने ले आए, कैसे रोका है किसी ने? इनके लिए अब कोई आता नहीं है। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ये बुला रहे हैं, बुलाएं, जरूर बुलाएं। अगर वो आते नहीं है, ये आसान तरीके 5 अगस्त की बात कर रहे हैं ना, मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर हैं, आप देख लें क्या होगा। ये आपस में एक नहीं है, 50 इनके ग्रुप हैं, एक दूसरे के साथ इल्जामात लगाते हैं, हर कोई आगे वो अडयाला जेल के बाहर अपनी बात कर रहा है। ये पहले एक हो जाए तो फिर ये कोई तहरीक चलाए, तो तहरीक चलाना इनका हक है। और दूसरी बात है, उसके इमरान खान के बच्चे आए, जरूर आए, हम उनको वेलकम करते हैं, हुकूमत उनको बिल्कुल नहीं रोकेगी। वो 2 साल से तो नहीं आए, जब भी आए आ जाए। अगर वो नहीं आना चाहते तो इसमें हुकूमत का नहीं कसूर, आ जाए, जरूर आए। आप देखें, अभी तो उन्होंने दरखास्त भी नहीं दी कि हमने जाना है। अगर उन्होंने आना है तो उनको कोई नहीं रोकेगा, उनका हक है, वो आके अपने वालिद से मिले, सुबह शाम मिले। आपने उनका इंटरव्यू देखा? वो कह रहे हैं हमारी तो मुलाकात ही नहीं हुई, आखिरी मुलाकात हुई थी गोली लगने के आसपास। नहीं, आप मुझे बताएं, 2 साल से क्या उन्होंने कभी आने की कोशिश की? कि कहते हैं जी हमें नहीं आने दिया। क्या वो आए, वो वीजा लें, वो आ जाएं, उनका हक है, वो आता ही नहीं। तो इसमें हम तो नहीं कुछ कर सकते, हुकूमत का तो कोई नहीं है। अगर उनके बेटे खुद नहीं आना चाहते या वो आने में उनको कुआ आ रहा है, तो ये जरूर है कि जब वो आएंगे तो उनको बिल्कुल ये चीज की प्रोटेक्शन होगी, आगे अपने वालिद से मिले, रोज मिले, जब चाहे मिले, ये कभी रुकावट नहीं होगी। ये इल्जाम है सिर्फ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि उनकी मीटिंग भी अरेंज करा देगी उनके वालिद से। नहीं, वो मिलेंगे उनसे, देखे बाकी मिलते हैं ना। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है, फलां से मिलाएं, इनको देसी मुर्गा दें, इनको वॉक के लिए जगह दें, इनको एक्सरसाइज मशीन दें, इनके पास जो वुकला से और पॉलिटिशियन से तो मुलाकातें आप होने नहीं दे रहे। ये अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि चलें बच्चों से मुलाकात हो जाएगी उनकी। नहीं, बुकला तो जो जिनके नाम लिख के भेजते हैं वो आपस में एक नहीं है। आप मुझे बताएं, हमारे कायद भी मियां साहब जब अंदर थे तो हमने कभी, आपने देखा बाहर ये लगा होता है, एक कहता है जी मुझे ये पंजोता साहब बैठे हैं, इनका नाम कई दफा गया है, ये फिर वहां से अपना वीडियो अपलोड करते हैं कि मुझे जाने नहीं दे रहे हैं अंदर। आप अभी पूछ लें इनसे, इजी है। देखे ना, तो ये अगर नहीं जाने देते, ये अदालत के आर्डर है, ये जरूर जाएंगे। अगर वो इमरान खान साहब ही अपने चंद दोस्तों से मिलते हैं, उसके बाद किसी से नहीं मिलते, वो फैसल चौधरी है, वो कहते हैं मैं तो चला जाता हूँ बगैर बताए और बगैर नाम लिखे, मुझे कोई नहीं रोक सकता, वो भी जाते हैं मिलने। आप ये कह रहे हैं कि खान साहब खुद ही कह रहे हैं कि मैंने नहीं मिलना किसी से। आई मीन कि आप खुद सोचें, क्यों कहेगा एक शख्स जो जेल में है, उसको जरूरत है वुकला की, अपने लोगों की, वो क्यों कहेगा ये मैंने नहीं मिलना? नहीं तो वुकला तो मिलते हैं 3-3। आप देखें जितनी केसेस है, जब भी वुकला इनके साथ जाते हैं 2-2 घंटे बैठते हैं, 4-4 घंटे, मुलाकात नहीं रुकती। इन्होंने खुद एक फैसला किया हुआ है कि वो जो सलमान अकरम राजा है, जिनके नाम मैं भेजूंगा वो जाएंगे, वो दूसरा कहता है तुम्हारे। ये इनकी अपनी लड़ाई है, आपके सामने है। ये अपनी लड़ाई आप खुद खत्म कर लें, तो ये पहले इकट्ठे हो जाए तो फिर कोई तहरीक चलाएंगे। राइट। सबसे पहले तो पंचोता साहब, एक तो मुबारक हो आपको, वो कहते हैं बच्चे जरूर आए, बट द स्टेटमेंट कि वी आर लुकिंग टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स, ये कहना, आर यू रियली लुकिंग एट यूनाइटेड स्टेट्स? उधर ही देख रहे हैं सारे, या ये कहना? हमारे इलाके में ना एक बंदा था, वो चोरियां करता था और उसका रिकॉर्ड था, उसको गिरफ्तार किया तो उससे कहा कि भाई मानो तुमने ये चोरियां की हैं, तो उसने कहा ज़रा ये माल्टा आप खा रहे हैं तो मुझे माल्टा तो दें। उन्होंने माल्टा दिया, वो माल्टा खा के कहता है भाई हुण मना लो मेरे। तो इनकी बात यही है, ये इनकी आंखों के आगे इतना पर्दा आया हुआ है कि कोई जो कुछ ये कर रहे हैं ना, हर चीज़, ये तो फार्म 47 भी नहीं मानते ना, ये तो कहते हैं हम बिल्कुल लीगल हैं। तो इनकी तमाम बातों को आप यूँ ही समझिए जैसे कौम ने 8 फरवरी को इनके बारे में समझा और इनके बारे में फ़ैसला किया। अडयाला जेल गेट पर मौजूद होते हैं, बहनें कल मौजूद थी, बाकी लोग मौजूद थे, लिस्ट भेजी थी, उस लिस्ट में से किसी एक बंदे को नहीं जाने दिया, ना बहनों को जाने दिया। अच्छा, ये होगी लिस्ट वाला मामला। कल जुमरात है, मज़हर बरलास साहब जा रहे हैं, लास्ट जुमरात भी थे, उनका ट्वीट उठा कर दे लें, उनको भी कहें कि हमने पढ़ाया। अतर काज़मी साहब थे, अलीना थी, ये और शिफा यूसुफ ये बारी बारी सारे जाकर वहाँ खड़े रहे क्योंकि इनका लिस्ट में नाम डाला। तो ये इन्हें भी पता है कि रोका जाता है और कुछ चीज़ें इनके कंट्रोल में है, कुछ इनके कंट्रोल भी नहीं है, ये इनको भी पता है, लेकिन ये बात नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं कहेंगे कि इनको इजाज़त मिलनी चाहिए, ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो, ये नहीं कहेंगे कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये खाली जो है वो बातें से करा लें। अब सूरत हाल ये है कि अंदर बुशरा बीबी साहबा ने दरख्वास्त दी है कि मुझे
वज़ू के लिए साफ़ पानी नहीं दिया जाता, और उसके अलावा इमरान खान साहब को जिस तरह आइसोलेट किया हुआ है, यानी बच्चों से बात नहीं कर पा रहे, यानी उनके बच्चे आप समझते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, सारे दिन हम बात करें हम झूठ बोल रहे हैं, हमारा दिमाग ख़राब है। पहले आपने झूठे केसेस के अंदर जेल में डाला हुआ है, अखबार की एक्सेस नहीं है, मतलब जो बुनियादी हकूक है ना वो उनको हासिल नहीं, जो जेल मैनुअल कहता है। अब जहाँ रही बात कि आप KP के अंदर कर लें, भाई ये मुल्क जो है ना ये पाकिस्तान की आवाम का है, ये ना नवाज शरीफ साहब का खाली है ना शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के मेंबर हैं, ठीक है आप रहें, लेकिन जब मुश्किल टाइम है आप जहाज पे बैठ के बाहर ना जाएं, आप पाकिस्तान के अंदर हैं, जैसे इमरान खान बैठे हुए हैं। जब आपको जो है वो होता है कि अब जो है मामला जो है वो खराब की तरफ, आप उधर से निकल जाते हैं, फिर आपकी मकबूल वतनी कहाँ जाती है? हम पेशावर करें, इस्लामाबाद करें, लाहौर करें, ये हमारा हक है और हम करते रहेंगे। ये सारी की सारी कराची कर ले, जो कराची करें वो हमारा हक है, और इस्लामाबाद के अंदर करने की रीज़न यही थी ना कि एक तो फेडरल है, दूसरा यहाँ पर कवरेज ज़्यादा होती है, और हमारा बेसिकली मैसेज लोगों को देना। हो रहा है आपका कल एहतजाज किस सवाल से? APC हो रही है कि APC जो है वो तो बैठ के होती है ना, वो तकरीरें होती हैं ना, उसमें कोई एहतजाज तो नहीं है ना। देखिए एहतजाज क्यों नहीं मिले, ये पीपल्स पार्टी यहाँ आई, ठीक है, इन्होंने आके प्रोटेस्ट अपना पूरा मार्च किया, नून लीग या दीगर, ये आपके सामने मौलाना साहब यहाँ इस्लामाबाद के अंदर बैठे रहे, इमरान खान ने खुद जो है वो कहा कि आप जो CD के चेयरमैन हैं इन्हें फैसिलिटेट कीजिए, इनको पानी पिलाइए, कोई भी इनको मसला हो तो आप इनकी पूरी देखभाल कीजिए, लेकिन हमें इजाज़त नहीं है क्योंकि वो बात इनको नागवार गुजरती है कि कुर्सी जाती है, और तो कोई मसला नहीं है। एक और जो मामला चल रहा है, कल भी हमने बात की, मुल्क में चीनी की बढ़ती हुई कीमतें और उसमें हुकूमती रहनुमाओं की शमूलियत पर क्वेश्चन उठ रहे हैं। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकशाफ किया था कि चीनी महंगी होने से शुगर मिल्स मालिकान ने 300 अरब रुपए कमाए। साबिक वज़ीर आज़म शाइख खाकान अब्बासी कल हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है, वो देख लें ज़रा। पूरा प्रोसीजर वही है, वही तरीक़ाकार है, पहले चीनी के एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दें, चीनी की कीमतें बढ़ें, अब चीनी की इंपोर्ट की इजाज़त दे दी गई है, पहले एक्सपोर्ट पर पैसे बनाए गए, अब इंपोर्ट पर पैसे बनाए जाएंगे, कोई नया तरीका नहीं है, यही तरीका बार-बार यही तरीका है। और चीनी 90% शायद इससे भी ज्यादा सियासतदान हम करते हैं, सारी जमातों के लोग हैं, सब सियासतदान, लेकिन हमें कोई शर्म नहीं आती, हम जो चीनी से प्रॉफिट होता है उस पर हम इक्तफा नहीं करते। 130 रुपए की चीनी थी, इस हुकूमत ने एक्सपोर्ट की इजाजत दी, 210 या 220 तक चीनी गई। ये फालतू प्रॉफिट जो 90 रुपए का है, ये ना आड़ती कमाता है, ये सिर्फ शुगर मिल का मालिक कमाता है, ना किसान कमाता है। 90% शुगर मिल के मालिक बिल वास्ता है, बिला वास्ता सियासतदान है। शुगर माफिया ही इक़्तिदार में होता है, इमरान खान के जमाने में यही हुआ, अब फिर वही और। आपने देखा होगा कि आमिर डोगर साहब ने कहा कि मुल्क में सबसे ज्यादा शुगर मिल्स जरदारी साहब की हैं। एक भी नहीं है ही नहीं उनकी कोई शुगर मिल। ये बहुत पहले की बात है, तकरीबन 5-4 साल हो रहे कि हम सब ब्रीफिंग में बैठे हुए थे, पार्टी की ब्रीफिंग थी और फरियाल साहिबा उसको हेड कर रही थी। उन्होंने कहा कि आप भवांगे दाल कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब की कोई शुगर मिल नहीं है। पीपल्स पार्टी के कुछ और लोगों की है? नहीं, देखिए अगर किसी की है, किसी बिजनेसमैन की, वो मेरा दोस्त है तो मेरी नहीं है। अगर कोई बिजनेसमैन है वो मेरा दोस्त है, वो मेरी नहीं है। और माफिया जो है, बिजनेसमैन जो है वो किसी का दोस्त नहीं है, उसकी अपनी और उसको हर उन्होंने कहा सब आसिफ ज़रदारी साहब की नंबर नहीं, अब ये उनकी मजबूरी है क्योंकि पूरी गलत है ये स्टेटमेंट। पीपल्स पार्टी की जरदारी साहब की नहीं है। सबसे आज मिफ्ता इस्माइल साहब के बयान का एक हवाला लगा हुआ है और उसमें सबसे ज़्यादा जहांगीर तरीन खान की हैं, फिर कुछ की हैं, अनवर मजीद हैं। तो अनवर मजीद का जरदारी साहब का ना ख़ानदानी ताल्लुक़ है ना कुछ है, बिजनेसमैन है, दोस्त हो गए किसी तरीके से, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि देखिए मिफ्ता इस्माइल जो है वो ख़ुद ये कह रहे हैं कि जब मैं ख़ुद भी नून लीग में था उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब ये चाह रहे थे कि ये मामलात इस तरह से ना बिखरें और वो माफिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो टैक्स वगैरह लगा उसका बदला ये हो रहा है। मैं कहीं से भी डिफेंड नहीं कर रही ये, क्योंकि उस वक्त भी जो है माफियाज जो था PTI के दौर में भी यही बात हुई थी कि माफियाज जो हैं वो चाहे आपके साथ बैठे हों, आपके दोस्त हों, आपके दुश्मन हों, वो अपने मफाद के लोग 90% पॉलिटिशियंस हैं, अब्बासी साहब ने कहा। अब वो इतने सीनियर हैं, उनकी मालूमात मुझसे ज़्यादा होंगी, लेकिन मैंने अपनी पार्टी की
बिल्कुल आपको स्ट्रेट अवे कह रही हूँ कि जरदारी साहब की कोई शुगर ठीक है, आई बिलीव यू, लेकिन इसका मतलब है कि बाकी पार्टीज की तो होंगी, PMLN से होंगी, PMLN के भी 2 रह चुकी हैं पहले शुगर मिल्स। और आज के जो इनफैक्ट मैं ई-पेपर्स पढ़ रही होती हूँ तो मुझे नहीं मालूम कि कल आएगा ये, तो ध्यान नहीं रहा मुझे, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ने इसमें वज़ीर आज़म साहब को बेबस बताया है और उनकी नीयत को सही बताया है। ठीक है, हम एक ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। कल खाकान अब्बासी साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने एक और स्टेटमेंट भी दी नून लीग के हवाले से। भट्ट साहब यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी पूछ लेंगे उनसे। लेट्स वॉच दैट। एक और खबर पिछले दिनों ऐसे ही घूम रही थी कि शायद एट सम पॉइंट यू मे गो बैक टू PMLN। ये वो दोस्त थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, तो एक ने कहा यार आपकी बड़ी जरूरत है, आप वापस आ जाएं। मैंने कहा आप जिस हुकूमत में बैठे हैं बगैर वोटों के, ये हुकूमत छोड़ दें, मैं आपके साथ आ जाऊंगा। मजाक में मैंने कहा पार्टी छोड़ने का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, कभी मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मैंने पार्टी हमें छोड़ के चली गई। जिस नैरेटिव, जिस असूल की बुनियाद पर हम थे, वोट को इज्जत दो, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, मुस्लिम लीग ने वो छोड़ दी। यू थिंक कभी वापस आएगी मुस्लिम लीग इसी नैरेटिव पर? मुस्लिम लीग अवाम के वोट से वापस नहीं आ सकती कभी भी नहीं। बट साहब, व्हाट डू यू से, पार्टी छोड़ के चली गई अब्बासी साहब को? अब्बासी साहब हमारे भाई दोस्त हैं, सीनियर आदमी है, बड़े अच्छे आदमी है, पता नहीं है क्यों चले गए, अब इनको पता होगा। तो कभी भी जमात ने ना इन्होंने कभी बात किया, अभी भी मियां नवाज शरीफ साहब की तारीफ करते हैं और वो भी इनको बड़ा एक अच्छा मुखलिस और पार्टी के साथ लायल कहते हैं। अब ये अब्बासी साहब बता सकते हैं कि वो क्यों चले गए? वो बताते हैं, वो कहते हैं पार्टी ने नजरिया बदल लिया, मैं उसी नजरिए के साथ खड़ा हूं। नजरिया तो वही है जो नवाज शरीफ का, अभी भी वही नजरिया है, नजरिया तो नहीं होता। तो पार्टी छोड़ना, अब उनकी आज तक उन्होंने कुछ बताया नहीं कि मैं क्यों पार्टी छोड़ गया। अब वो कहते हैं कि पार्टी ने हमें निकाल दिया। मैंने तो ऐसी कोई चीज नहीं देखी। अब भी जब कभी बात होती है तो अब्बासी साहब की तारीफ होती है, कभी उनके खिलाफ कभी पार्टी में बात नहीं होती। और ये भी आके मीडिया में जब भी करते हैं, ये मियां साहब की तारीफ करते हैं, बात करते हैं, तो अब वो कहते हैं मैंने छोड़ दिया। तो अब ये अब्बासी साहब का फैसला था कि उन्होंने क्यों जमात छोड़ी। मियां साहब क्या कहते हैं अब्बासी साहब के बारे में, कोई बात बताएं मियां नवाज शरीफ? तो अच्छी बात करते हैं, कभी भी ऐसी बात नहीं हुई इनकी। अभी वो सिस्टर है, वो सेनेटर है, वो भी हमारे साथ उधर है। सादिया तो अब अब्बासी साहब खुद ही बता देंगे क्यों आ गए। हमने तो कभी ना उन्होंने ख्वाजा आसिफ भी तारीफें करते हैं अब्बासी साहब। आप बता देंगे कोई ऐसी बात की है अब्बासी साहब ने? वो तो कभी नहीं करते, वो तारीफें ही करते हैं PMLN की, बट ख्वाजा आसिफ भी तारीफें करते हैं शाहिद खाकान अब्बासी की। नहीं, आपने, मैंने कभी सुना कि उन्होंने कभी इनके बारे में कोई बात की हो किसी सियासी, हमारे किसी लीडर के बारे में, खासकर ख्वाजा आसिफ साहब है या कोई नहीं है, हमारे कायद जो है वो इस चीज को पसंद नहीं करते कि किसी के बारे में बात की जाए, चाहे वो अपना हो या पराया हो, जब तक किसी चीज की ऑथेंटिक आपके पास सबूत ना हो। तो अब्बासी साहब ने तो कभी बात नहीं की और ना कभी हमने सुना, ना कभी मेरे कायद ने ऐसी बात की है इनके मुतालिक। आप उन्हीं से पूछें कि क्यों छोड़ के चले गए। ठीक है, अब आपसे मैं इस पर भी पूछती हूँ आके दोबारा कि शुगर मिल्स किस किस की हैं, लेकिन अभी क्योंकि जहांगीर तरीन साहब का नाम आता रहा, आप लोगों ने कोशिश की कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए या थ्रू आउट की जाए, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी थी वो इन ट्रू स्पिरिट उस वक्त भी जो रिपोर्ट आई थी। तो ये मामला ख़त्म तो नहीं हुआ, आज भी वैसे ही चल रहा है। देखें पहली बात आपसे बड़े हैं इसका मतलब। देखें पहली बात तो यह है कि जहांगीर तरीन जो है वो इसी वजह से इमरान खान से अलहदा हो गए, क्योंकि इमरान खान ने नहीं देखा कि ये मेरे साथी हैं, मेरे साथ रहे हैं। उन्होंने फ़ौरन कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जहाँ जहाँ पर भी कोई गैप है, जहाँ भी हुआ, और उस पर कमीशन भी बना। दूसरी ये चीज़ है कि जो इस वक्त सारा ये बुरहान आया है, इसमें दो लोग जो हैं वो दो तबके पे से हैं, एक किसान और दूसरा जो है वो आम आदमी। अब किसान कैसे पिसा है? वो इस तरह से पिसा है कि जब चीनी की वाफर मकदार होगी तो उस वक्त किसान की जो फसल है उसका रेट कम होगा। यहाँ आप अंदाज़ा लगा लें कि जब किसान का फसल जो है वो मिलों पर जाता है, वो फरवरी का महीना जो है जनवरी फरवरी में ख़त्म हो जाता है, उसके बाद मार्च में ये यहाँ से बाहर भिजवाएगी, ठीक है जी। और जब यानी इन्होंने एक बहाना बनाया कि अब चीनी की वाफर मकदार है, बाहर जब भिजवाएगी तो 114 जो है बिलियन रुपए जो उससे मुनाफा कमाया गया। फिर एक मसनूई किल्लत पैदा की गई, ये कहा गया कि अब जो है वो शॉर्ट हो गया है। हालांकि पहले जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो खुद कहते हैं कि मुझे कहा गया था कि 140 के ऊपर चीनी जो है वो फिक्स रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। शॉर्टफॉल सारा बना के, क्योंकि जब मालकान आप खुद हैं
तो फिर डेफिनेटली आप किसी टाइम भी उसकी शॉर्टेज कर दें, किसी टाइम भी कोई भी उसके अंदर कार्रवाई कर दें। पहले उसमें कमाया बाहर भेज के, फिर वहाँ शॉर्ट करके कमाया, फिर वापस अब लेने के ऊपर कमाएंगे और फिर इससे आगे कमाने वाले। ये स्टैंडर्ड तरीका है, हमेशा ऐसे ही होता है, कोई नया तरीका नहीं है। अब नवंबर के अंदर ये वापस मंगवा रहे हैं जी कि 5 लाख टन जो है वो चीनी जो है वापस मंगा रहे हैं। नवंबर के अंदर मंगवाने का क्या मकसद है? क्योंकि नवंबर के अंदर जो है वो फसल तैयार होकर मिलों के ऊपर जाना शुरू होता है, क्रश का सीजन स्टार्ट हो जाता है। उस वक्त चीनी की वाफर मिकदार होगी तो फिर किसान से सस्ते दामों चीनी ली जाएगी और फिर किसान का सस्ता गन्ना लिया जाएगा, किसान भी पिसेगा और आम आवाम जो है वो जो रेट है सरकारी उससे हट के उसको चीनी जो है महंगी खरीदनी पड़ रही है। 200 से ऊपर रेट जा चुका है। और आम दुकानदार से आप इनसे कहना कि ये क्या है, कहते हैं दुकानदार कर रहे हैं, माफिया कर रहे हैं। कोई दुकानदार नहीं कर रहे। दुकानदार 193 की चीनी लेता है और वो उसको मजबूर किया जा रहा है अब पूरे जगहों के ऊपर 172 173 की उसको कहते हैं कि आप 173 रुपए की चीनी फरोख्त करें। तो वो कैसे फरोख्त कर सकता है जब वो खुद महंगी? तो उसका वो तरीकाकार क्या कहता है कि 3 किलो तरीकाकार है जो आपकी गवर्नमेंट में हुआ। तब लेकिन हम इमरान खान ने एक्शन लिया ना, लेकिन इमरान खान भी एक्शन नहीं हुआ था। अगली बात खत्म कर दे, आई एम कमिंग टू शैला मैम, क्योंकि लास्ट 2 मिनट सारी की सारी अब जो मिले हैं ये बड़े लोग जिसमें शरीफ खानदान, जरदारी खानदान। देखिए मैं आपसे बार-बार कह रही हूँ जरदारी साहब का नाम नहीं ले, उसका मैं आपको दे देता हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं आपको। और इसके अलावा जो ये जहांगीर कहने से कुछ नहीं होता, ये तीनों जो हैं इसके अंदर मालकान। अब शरीफ खानदान है उसकी मैं आपके सामने मैं रख देता हूँ ना। नवाज शरीफ के रिश्तेदारों की आगे मेरे पास लिस्ट है। उसके बाद आसफ जरदारी साहब के जो ये मिले हैं इनसे कह दीजिए कि उनके नाम मालकान के दे दीजिए और उनके रिश्तेदारी चेक करा लीजिए या उनके जो है वो सारी चेन लेकर आ जाइए। मैं आपको नाम लिख के दे देता हूँ। हारून अख्तर उनकी भी मिलने हैं जो इस वक्त मामले खसूसी, ये तमाम लिस्ट मेरे सामने है। तो ये इनकी मिलने हैं तो ये खुद पैसा कमाने के लिए चीनी बाहर भिजवाते हैं, फिर वापस लेके आते हैं, कमाते हैं, किसान को घाटा, आम आदमी को घाटा। तो ये तरीका का इमरान खान की कोई एक मिल नहीं है। ये देखिए उनकी तो कुछ भी यहाँ नहीं है, सारा सब कुछ बाहर है हर चीज़। मैं जो बात करना चाह रही हूँ उसको संजीदगी से लें। किसी के ऊपर हर्जा सराई करना बहुत आसान है। ज़बानी जमा खर्च, आपकी सियासत टोटल इसी पे थी। जब भी आपकी सारी तहरीक नाकाम होती है कि कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, सिर्फ चोर डाकू दूसरों को कहना था। ये मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई ओमनी ग्रुप है और उसकी दोस्ती है जरदारी साहब से तो इसका मतलब ये नहीं है। दूसरी बात जो है वो ये है कि इनके ज़माने में भी जब हुआ था और कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी, उस वक्त भी खुसरो बख्तियार थे, सब था, गेहूं का स्कैंडल था, सब कुछ। मेरा ये कहना है कि ये हैं माफियाज और ये सियासत में बैठे हुए, लेकिन हर चीज़ को जरदारी साहब से आप ना जोड़ें। जरदारी फोबिया से निकल आएँ और जो है ये सबके लिए नुकसानदेह है और आम आवाम पिस रही है और किसान पिस रहा है। राइट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे ये दोबारा रिपीट ना हो, लेकिन मैकेनिज्म बनाना किसने है ये भी क्वेश्चन है। विल टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। IMF ने पाकिस्तान की मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। IMF ने पाकिस्तान की इक्तिसादी शरह-ए-नमू हुकूमती तखमीनों से कम रहने की पेशनगोई कर दी है। आलमी मालियाती फ़ंड ने मुमकिना बुलंद टैरिफ और गैर यकीनी सूरत हाल को पाकिस्तान समेत आलमी मईशत के लिए ख़तरा करार दे दिया है। IMF ने आलमी इक़्तिसादी सूरत हाल पर ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पाकिस्तान में मुआशी तरक्की की रफ्तार हुकूमती तखमीनों से कम रहने का खदशा ज़ाहिर किया गया है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रवा साल माशी शरह-ए-नमू 3.6% रहने का इम्कान है। हुकूमत ने रवा माली साल माशी शरह-ए-नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर कर रखा है। पाकिस्तान की मुआशी शरह-ए-नमू आलमी मुआशी तरक्की की रफ्तार से बेहतर रहने का इम्कान है। आलमी मईशत साल 2025 में 3%, साल 2026 में 3.1% शरह से तरक्की करेगी। आलमी सतह पर महंगाई में कमी और माली हालात में बेहतरी आ रही है। जियोपॉलिटिकल कशीदगी अब भी आलमी मुआशी इस्तेहकाम के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मुमकिना बुलंद टैरिफ और गैर यकीनी सूरत हाल पाकिस्तान समेत आलमी मईशत के लिए ख़तरा बन सकती है। गवर्नर स्टेट बैंक का इस हवाले से एक स्टेटमेंट है, लेट्स वॉच दैट।
नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा ख्याल ये है कि हमारी ग्रोथ जो है वो 3.25 से 4.25% के दरमियान रहेगी। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो पिछले साल सिर्फ 0.6% था, हम देख रहे हैं कि इसमें जो है वो इजाफा होगा। और इस तरह इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आपने देखा है कि पिछले साल भी उसने काफी पिकअप कर लिया है। 2022 के अंदर हमारा एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो 13.75% था, लेकिन उस वक्त ग्रोथ हमारी 16% थी। हमने पिछले जून 24 में स्टार्ट किया था कट करना, उस वक्त 22% और अभी 11% पे है। हमने ग्रोथ इस तरह करनी है कि उसको हम सस्टेन कर सकें। अगर हम इस चीज को इंश्योर कर लेंगे और ग्रोथ मोमेंटम को, उसकी कंटिन्यूटी को इंश्योर कर लेंगे और आगे उसमें मजीद बेहतरी करेंगे, तो उसके साथ साथ जो है वो बाकी चीजें भी बेहतर। भारत के लिए बुरी खबरों का सिलसिला जारी है। आलमी महाज पर आज एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा है भारत को। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो भी देख लीजिए। उन्होंने कहा, भारत हमारा दोस्त है, लेकिन परसों से अमेरिका ने उसके साथ बहुत कम तिजारत की है क्योंकि उनके टैरिफ दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। भारत ने हमेशा अपनी ज़्यादातर फौजी ज़रूरियात रशिया से पूरी की हैं। भारत ऐसा उस वक्त कर रहा है जब पूरी दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में कत्लो गारत बंद करे। डॉक्टर खाकान नजीब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू डॉक्टर साहब। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 11% बरकरार रखने का फैसला किया है। क्या महंगाई एक बार फिर बढ़ेगी? देखिए कि पहले तो एक बहुत बड़ा बेस इफेक्ट, और जो लास्ट ईयर गुजरा तो वो 4.5% ऑन दी एवरेज CPI रहा। अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें आप एक तो बेस इफेक्ट ख़त्म होता हुआ देख रहे हैं, फिर कुछ एनर्जी प्राइसेस की एडजस्टमेंट, स्पेशली गैस प्राइसेस की हुई है, कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस की एडजस्टमेंट हुई है, कुछ रुपए की एडजस्टमेंट हुई है। इन सब चीज़ों को अगर आप देखें तो उन्होंने एक वर्ड भी यूज़ किया है जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आया है कि रिस्क्स हैव वर्सनड इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन। सो जो 5-7% का बैंड है वो शायद अचीव तो हो जाएगा अगले साल ऑन दी एवरेज, बट कई महीने इससे ज़्यादा भी इन्फ्लेशन यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह में रहने की जो उम्मीद है वो है। ओके, गवर्नर स्टेट बैंक ने यह भी कहा है कि एक्सचेंज रेट पर कंट्रोल से तरसीलात में इजाफा हुआ है ज़र मुबादला का। सो अब इस कंट्रोल की बदौलत डॉलर 250 रुपीज़ तक आ सकता है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि हम रुपए की कदर जो है वो विज़ डॉलर जो है उसको कंट्रोल करें। मैं आज भी कहता हूँ कि किसी भी मुल्क को या कोई भी इंसान या कोई भी पॉलिसी कमेटी जो है ये डिटर्मिन नहीं कर सकती कि उसकी क्या कदर होनी चाहिए, और उसको हमें मार्केट फोर्सेस पर छोड़ देना चाहिए और एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाहिए कि अगर आपकी एक्सपोर्ट्स बेहतर होती हैं तो आपका रुपया स्ट्रांग हो जाएगा बिकॉज लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अगर आपकी इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, ट्रेड गैप्स बढ़ते हैं, करंट अकाउंट बढ़ता है, तो ये एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़, एज अ बफर यूज़ हो। जहाँ तक आपकी रेमिटेंसेस बढ़ने का ताल्लुक है उसको इस तरह समझना चाहिए कि ये जो बहुत बड़ा जंप पिछले साल आया है, 38 अरब डॉलर पे पाकिस्तान की रेमिटेंसेस जो गई हैं, उसमें जो फॉर्मल सेक्टर में इनफॉर्मल सेक्टर की रेमिटेंसेस का आना है, यानी कि रेमिटेंसेस तो आ रही थी पाकिस्तान, बट वो इनफॉर्मल सेक्टर में इसलिए आ रही थी कि जो पाकिस्तान की मार्केट में जो रुपए के रेट मिल रहा था विज़ डॉलर और जो इंटर बैंक में था उसमें बहुत फ़र्क था। उस फ़र्क को कम करने, यानी कि इंटर बैंक को आने देना मार्केट फोर्सेस पे, और जो रुपया बाहर मिल रहा था उसमें आपने रेगुलेटरी मेजर्स भी लिए। इस्टेब्लिशमेंट ने जो हमारा अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, जो हमारी स्मगलिंग है, उसको रोकने की कोशिश की। सो वो गैप ख़त्म हो गया। मेरा इंसेंटिव टू सेंड एन इनफॉर्मल रेमिटेंस एंड टेक द रिस्क वेंट डाउन, सो वो फॉर्मलाइज हो गई। आने वाले साल में मेरा ख्याल है कि रेमिटेंस में इस तरह का खातिर खा इजाफा नहीं होगा। रेमिटेंसेस ज़रूर इंक्रीज़ कर सकती हैं। नंबर ऑफ़ पाकिस्तानीज़ लीविंग हैज़ इंक्रीज्ड। ज़रूरत ज़्यादा है पैसे भेजने की बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से लोगों की जो नीड्स हैं वो बढ़ गई हैं, जो पाकिस्तान में फैमिलीज़ हैं। सो कंसिडरिंग इजाफा ज़रूर होगा, बट उस तरह का खातिर खा इजाफा जो पिछले साल हुआ है 2025 में, वो शायद 2026 में देखना ना दिखाई दे। सो उम्मीद की जा रही है कि कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कुछ कमी हो जाएगी। इस कमी का असर महंगाई पर पड़ेगा?
देखिए, जो पाकिस्तान में तयन है कीमतों का, एक तो वो प्लैट्स जो हम बाहर से लेते हैं, तेल की कीमत वहाँ हो जाता है। दूसरा तयन आपका रुपए की कदर से हो जाता है। तीसरा तयन आपका PDL यानी कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, जो कि 10 रुपए से शुरू हुई थी। आई वॉज ऑन द टेबल जब हमने ये शुरू की। इसको GST से रिप्लेस किया, इसलिए रिप्लेस किया कि GST प्रोविंसेस से भी शेयर करना पड़ता था, और फिर अब वो 75-78 रुपए हो गई, और एक 2.5 रुपए जो है आपने कार्बन लेवी भी लगा ली। इस सब को पुट टुगेदर करके ये कीमत डिटर्मिन होती है। कुछ आई थिंक इंपोर्ट पे भी एक छोटा सा टैक्स है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। अब चूंकि इंटरनेशनल कीमत में एक कमी हुई है, थोड़ा सा रुपया भी 286-287 से नीचे आया है, तो आई थिंक एक पास ऑन मुमकिन है। हमने PDL भी बढ़ा ली है जितनी बढ़ानी थी, 2.5 रुपए कार्बन लेवी भी लगा ली है। सो थोड़ा सा एक ईजिंग ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस इन द मार्केट शुड बी विजिबल। इससे ना सिर्फ पेट्रोल डलवाने वालों को, बल्कि फूड कैरी करने वालों को, ट्रांसपोर्ट को, सब में एक थोड़ा सा आपको बेनिफिट दिखाई देगा। बट ऑफ कोर्स ये माइनर है रिजन प्राइसेस, बिकॉज जहाँ पे हम खड़े हैं इन टर्म्स ऑफ PDL एंड कार्बन लेवी जो है वो तो अभी बरकरार ही रहेगा। लेट्स होप कि दुनिया में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत है वो स्टेबल रहे, ताकि हम जो प्राइसेस हैं उनको इसी लेवल्स पर देख सकें। सबसे बढ़ के मैं कहता हूं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों को डीरेगुलेट करना है और एक कम्पिटिटिव मार्केट क्रिएट करनी है, तब आप वाकई ही देख सकेंगे बेनिफिट जो आप कंज्यूमर को देखना चाहते हैं। IMF की आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक अगले माली साल के दौरान पाकिस्तान की GDP 3.6% रहेगी। हुकूमत ने बजट में जो हदफ था वो 4.2% रखा गया था। ये पूरा हो सकेगा? पिछले साल जो गुजरा, जो हमारी GDP ग्रोथ है, यानी कि शरह नमू, ओवरऑल इकोनॉमी के साइज की जो ग्रोथ है, वो 2.7% के करीब ऑन दी एवरेज रहने की एक उम्मीद है। पिछला साल 13% कंट्रैक्शन हुई मेजर क्रॉप्स में, 1-1.5% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। अब जो अगला साल है उसमें ये उम्मीद है कि एग्रीकल्चर ड्रिवन ग्रोथ जो है वो दिखाई देगी, यानी कि जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में कंट्रैक्शन है वो वापस आएगी, और जो स्टेपल क्रॉप्स हैं बाकी भी जो हैं वो ग्रो करेंगी। जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 1-2 माह में, पिछले अप्रैल मई जून में ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ जो है थोड़ी सी वापस आई है। कुछ हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स भी यही बता रहे हैं। मेरा ख्याल है कहीं 3.25, 3.5 से और 4 के दरमियान की जो ग्रोथ है वो आएगी। ठीक है। जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो भी पिछले साल बढ़ी हैं। अगर इजाजत दें डॉक्टर साहब, रवा माही साल में पाकिस्तान ने $25.9 अरब का कर्जा वापस करना है, ये किस तरीके से होगा? तो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको इस तरह समझिए कि पाकिस्तान की मईशत में 2-3 तरह की जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है उसको हैंडल करने का तरीका जो है वो अपनाया जाता है। इसमें जो एक सऊदी अरेबिया, कतर, UAE, चाइना, इनके जो डिपॉजिट्स हैं उनको रोल ओवर कराने की कोशिश की जाती है, जो कि 12 से 16 अरब डॉलर के दरमियान हैं। कुछ G2G हैं, कुछ कमर्शियल हैं। जो कमर्शियल हैं वो वापस जाकर फिर रोल ओवर होते हैं, जो G2G हैं वो इसी तरह आप समझें कि रोल ओवर करा दिए जाते हैं। सेफ डिपॉजिट चाइना का है। बाकी जो रकम अगर 8-10 अरब डॉलर रह जाती है तो उसमें से एक खातिर खा रकम तो मल्टीलैटरल्स की होती है। जो मल्टीलैटरल्स की रकम है वो जितनी वापस जाती है उतनी ही नए कर्जे, जैसे आपको पता है 2 अरब डॉलर का वर्ल्ड बैंक के साथ, IFC के साथ चल रहा है, इतना ही ADB का प्रोग्राम चल रहा है, तो जो प्रोजेक्ट्स की रकम वापस जाती है उतनी ही नई रकम ले ली जाती है इन टर्म्स ऑफ रनिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, तो वो रकम भी जो है कॉम्पनसेट हो जाती है। तो गिवन दिस काइंड ऑफ सिनारियो, कुछ कमर्शियल फंडिंग वापस जाती है, वो भी नई आ जाती है। ये सारा सिनारियो जो है ये 25.9 अरब डॉलर जाकर बनता है। तो पाकिस्तान अपनी जो नेट पोजीशन है वो इस काबिल होता है कि हम ये पूरी कर सकें। ये याद रखिए कि ये सब जो फैसिलिटी है इसकी एक जो अंडरलाइंग थॉट है वो IMF की कंटिन्यूड एंगेजमेंट है, जो एक स्टैम्प ऑफ अप्रूवल देता है कि पाकिस्तान जो है एक
इन द करंट अकाउंट, इन द फिस्कल अकाउंट संभालने में जो मेजर्स है वो ले रहा है, और जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है उसका भी जो रिफॉर्म पाथ है जो फंड के साथ तय हुआ है उस पर गामजन है। IMF ये इंश्योर करता है कि एक्सटर्नल सेक्टर जो वाइबिलिटी है वो किसी भी मुल्क की कायम रहे ड्यूरिंग द टोकन ऑफ द प्रोग्राम, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ अ प्रोग्राम, बिकॉज यही उनका सबसे बड़ा काम है। और पाकिस्तान जब भी फंड के पास गया है वो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज की वजह से ही गया है, और उसको संभालना आई थिंक दैट इज़ द मेन जिसे कहेंगे स्टे ऑफ अ प्रोग्राम विद द IMF। वज़ीर ख़जाना इस वक्त अमरीका में मौजूद हैं और 1 अगस्त से पहले अमरीका के साथ ट्रेड मुआहदा होने की तवक्को है। पाकिस्तान ने अमरीकी मसनूआत पर 58% टैरिफ आयद किया, जबकि अमरीका ने जवाब में 29% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। अब इस मुआहदे में टैरिफ की शरह क्या हो सकती है इन योर ओपिनियन? पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है कि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स पर एक FTA कहें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहें, उसको कोई ज़ीरो ट्रेड एग्रीमेंट कहें, PTA कहें, जो भी आप कहना चाहें या जो भी उनसे तय हो, वो करके एक आगे बढ़ें। इस वक्त जो US है उसके साथ हमारा एक ट्रेड सरप्लस है, यानी कि हम 5 से 6 अरब डॉलर की चीज़ें अगर उनको भेजते हैं तो उनसे 1.5-2 अरब डॉलर की चीज़ें ख़रीदते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि इस ट्रेड सरप्लस को ट्रेड बैलेंस में बदल दिया जाए। सो उनसे हम क्या मंगवा सकते हैं और उस पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर में क्या कंसेशन दे सकते हैं, या उनकी कंपनीज जो पाकिस्तान में काम करती हैं बियॉन्ड टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स उनको क्या इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, माइंस एंड मिनरल्स, उनकी टेक कंपनीज को पाकिस्तान में क्या इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। HS कोड्स में जाकर जगह जगह देखना ज़रूरी होगा और देखा गया होगा बिफोर टॉक्स। सो लेट्स होप कि ऐसा, जैसे कि हमारे नेबर में 25% का टैरिफ इंडिया पर उन्होंने लागू किया है, इससे बहुत कम सतह का टैरिफ 10-15% के दरमियान अगर पाकिस्तान कामयाब होता है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी फॉर पाकिस्तानी गुड्स टू गो देयर। आई थिंक कि पाकिस्तान इज़ and should be moving in that direction. Let's hope for a positive result. और इससे हमारी मसनूआत की रसाई बढ़े और ओवरऑल एक जो ट्रेड का हुजम है वो 5-7 अरब डॉलर से भी बढ़ जाए। उनकी भी इंपोर्ट का हम कॉटन सीड ऑयल, दूसरी चीज़ें भी उनसे मंगवा सकते हैं, हम उनसे मैकेनाइजेशन के लिए पार्ट्स भी मंगवा सकते हैं, मशीनरी भी मंगवा सकते हैं। सो लेट्स होप कि वी कैन मूव अहेड विद देम। लेट्स वेट फॉर the exact results, but let's hope for a good result. Right. Thank you so much for joining us. आने वाले दिनों में यकीनन we will keep you updated on this. Take care of yourself. Allah Hafiz.